हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। और फिजिक्स गेम पर जैसा आप जानते हैं हमारी केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज यहाँ पे चल रही है, जिसमें हम पहुंच चुके हैं अपने इनऑर्गेनिक के अगले चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आप इसको मन से पढ़ें तो आज यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ अच्छे अच्छे एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हमने अभी डीएनएफ ब्लॉक का लेक्चर हमने अभी ख़त्म किया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर से देख कर आइए और तब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे भी आप आगे बढ़िए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आइए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर के अच्छे अच्छे एमसीक्यूज। तो पहला सवाल यहाँ पे हमारा क्या है, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स CrCl3, COCl2 एंड PdCl2R। यानी कि ये जो तीन कंपाउंड आपके सामने दिए हुए हैं, हमें इन तीनों कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी बतानी है। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? हम जब इन सभी कंपाउंड्स का जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं कि यहाँ पर कितना चार्ज इसके पास है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कंपाउंड्स का, उसी को हम यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ये और कुछ नहीं बल्कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का। और एक और यहाँ पे केस आता है, वो होता है आपके सेकेंडरी वैलेंसी का। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी रहती है वो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर को डिनोट करती है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जब सवाल अभी आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर भी कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल पूछा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ पे बतानी है या प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, तो अब जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने आपको सिखाया था पी ब्लॉक में मैंने आपको कराया था वहां पे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अब जैसे देखिए यहाँ पे आपके सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है CrCl3, ठीक है, हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे x, क्योंकि इसके पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं दिया हुआ है। एकदम देसी भाषा में यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो हम लोग इसको x कंसिडर कर लेंगे, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये आपका x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 क्लोरीन है, ठीक, तो यहाँ पे क्लोरीन 3 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि इसके पास चार्ज माइनस का रहता है, अगर आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये आपका Cr प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो अब बैलेंस इक्वेशन में इसके नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, x -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे चार्ज, नेगेटिव चार्ज है और 3 क्लोरीन है, तो x -3 और इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो आपका x जो है वो यहाँ पे +3 हो जाएगा और ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी CrCl3 की। यानी CrCl3 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 का होने वाला है। तो अब +3 जहाँ पे है, पहले हम उन्हीं ऑप्शन को देखते हैं। A, B, D सब में आपके +3 दिए हुए हैं CrCl3 के रिस्पेक्टिवली, ये सब यहाँ पे हैं, तो C ऑप्शन तो आपको गलत हो गया। ठीक है, अब अगला कंपाउंड देखते हैं। अगले कंपाउंड में आपको क्या दिया हुआ है, COCl2 दिया हुआ है। अब इसके पास भी कुछ नहीं है तो इसको x कंसिडर कर लीजिए। क्लोरीन है तो माइनस का होगा और ये 2 है तो x -2, 0 से इक्वेट करेंगे तो x = +2 बन जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली PdCl2 का भी देखेंगे तो PdCl2 का भी आपका यही सेम हो जाएगा, x -2 = 0, x = +2, तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। यानी कि CrCl3 का +3, इसका +2 और इसका भी +2, यानी 3, 2 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देख लीजिए 3, 2 and 2 कहाँ दिया हुआ है, आई थिंक ए में दिया हुआ है, तो ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का पहला ही आंसर ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा यहाँ क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉर्मूला। आपके सामने ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमें बताना है कि इन दिस फॉर्मूला द स्पीशीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड द आयंस आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो फॉर्मूला हमारा यहाँ पूरा का पूरा लिखा हुआ है, हमें बताना है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है प्लस ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, मीन्स ऐसा कौन सा वर्ड होता है जो इनको डिनोट करता है। तो याद रखिएगा जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं उन्हें हम, यानी यहाँ लिख देता हूं मैं, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी रहता है उसे आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं, उसे आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। ठीक है, और जो आउटसाइड होते हैं इसके, आउटसाइड, उन्हें हम कहते हैं काउंटर आयन,
उन्हें क्या कहते हैं हम? काउंटर आयंस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आयंस हैं तो इनके पास आयोनाइज करने की प्रॉपर्टी ये एग्जिबिट करते हैं। ये आयोनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं जो आयोनाइज कर सकते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले को। इसीलिए बाहर वाले को काउंटर आयन कहते हैं और अंदर वाले को हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा आपका लिखा रहता है इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये होगा आपका काउंटर आयन। अब ऑप्शंस में देख लीजिए, तो आई थिंक ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रीज ऑफ AgCl फॉर्म्ड व्हेन AgNO3 इन एक्सेस। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, AgNO3 इन एक्सेस, ये काफी काम आने वाला ये वर्ड। इज ट्रीटेड विद द कॉम्प्लेक्सेस। अब आपके सामने यहाँ पर एक ये और एक ये, यानी 3 कॉम्प्लेक्सेस आपको यहाँ दिए हुए हैं और सबका ट्रीटमेंट जब आप AgNO3 इन एक्सेस में कराएंगे तब आपको कितने मोल्स ऑफ AgCl वहां पे ऑब्टेन होके मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो रहेगा, ये क्वेश्चन बेसिकली आपका वर्नर थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। वर्नर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी और उनकी थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग इन इक्वेशंस को अगर बैलेंस करने की कोशिश करें, यहां लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी अगर हम लोग इस इक्वेशन को, यानी कि जो यहाँ दिया हुआ है .6NH3, इसको अगर हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करें तो ये बैलेंस होके आपका कैसे लिखाएगा? ये कुछ ऐसे लिखाएगा CONH3 होल 6 और यहाँ पे आपका कोई भी यहाँ पे 3 Cl माइनस जो रहेगा वो आपका यहाँ पे बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी को अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी। हम लोग ऐसे इसको बैलेंस करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब अगले को देखते हैं। अब अगला जो हमारा दिया हुआ है COCl3.5NH3, आई थिंक यही दिया हुआ है। हाँ, तो अब यहाँ जाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर CONH3 होल 5 और यहाँ एक क्लोरीन अंदर रहेगा और यहाँ पर हमारा 2Cl माइनस बाहर रहेगा जो कि हमारे यहाँ पे काउंटर आयन है, काउंटर आयन। ठीक है, और तीसरा जो रहेगा वो आपका COCl3.4NH3 आपका दिया हुआ है आई थिंक, और इसको जब हम लोग करेंगे लिखेंगे तो ये ऐसे आपका बैलेंस होकर आएगा CONH3 होल 4 Cl और यहाँ पर आपका 2Cl यहाँ पर अंदर आएगा, याद रखिएगा यहाँ पे आपका 2 क्लोरीन अंदर आएगा और यहाँ पे 1 क्लोरीन आपका बाहर रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये तीनों को बैलेंस करके यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे क्या दिया है कि हमें इन्हीं के बेसिस पे बताना है कि हमें कितने मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे जब हम इसका ट्रीटमेंट AgNO3 इन एक्सेस के साथ कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो करेक्ट ऑर्डर जो यहाँ पे आपका होगा, जो होगा वो आपका होगा, अगर इसमें आप देखें CONH3 होल 6 और इसका ट्रीटमेंट जब आप करा रहे हैं AgNO3 के साथ जो कि आपका यहाँ पर एक्सेस में है। ठीक है, तो एक्सेस में होने की वजह से अब क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पे होगा आपका क्या होगा आपका यहां पर होगा आपका, यहां से ये इस क्लोरीन को उठाएगा और इस Ag के साथ यहां पे जोड़ देगा। तो इसके बाद जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड बनेगा तब इस कंपाउंड के साथ हमको कितना AgCl मिलेगा? 3 AgCl यहाँ पे हमें मिलेगा, क्योंकि हमें बताना है कि कितने मोल्स ऑफ AgCl हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहां से आपको कितना AgCl मिलेगा? 3 AgCl। सिंपल सा बात समझिए, जितने क्लोरीन आपके बाहर रहेंगे उतना क्लोरीन ही इसके साथ यानी कि Ag सिल्वर के साथ मिलके आपका सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे बना देगा। अब जैसे यहाँ पे 3 AgCl है तो अब सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा?
यहाँ पे 2 क्लोरीन बाहर है, तो इसके लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, इस वाले के लिए आपका 2 AgCl आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन यहाँ पे बाहर थे। तो ये जो AgNO3 जो यहाँ पे है, ये आपका यहाँ पर 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन ले रहा है, तो इसके बाद भी 3। इसको बैलेंस करने के लिए हमें करना पड़ेगा, बैलेंसिंग जरूरी है। अब अगले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ही क्लोरीन है, तो अगर इसका हम लोग लिखेंगे तो कितना AgCl आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 AgCl यहाँ पर आएगा। यानी कि 3 AgCl, 2 AgCl एंड 1 AgCl इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका 3 AgCl, 2 AgCl एंड 1 AgCl दिख रहा है, वो आपको सही होगा। सी आई थिंक आपको यहाँ पे करेक्ट होगा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि हमें यहाँ पर द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड इज, यानी कि ये जो बेसिकली आपका क्वेश्चन है ये आपका लिगेंड्स के ऊपर बना हुआ एक सवाल है। और ये जो आप इतना बड़ा नाम देख रहे हैं, इसको और कुछ नहीं बल्कि शॉर्ट फॉर्म में आप इसको EDTA कहते हैं, EDTA, एट्टा इसको हम लोग बेसिकली बुलाते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म में। अब EDTA जो रहता है ये आपका एक तरीके का हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। तो सबसे पहले तो लिगेंड क्या होता है, लिगेंड वो होता है मींस ऐसे तरीके का मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन का एक पेयर डोनेट कर दे। मैं फिर से बताता हूं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अपने से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करें, उन्हीं को हम लिगेंड्स कहते हैं। और जब डोनर साइट्स यहाँ पर एक होती हैं तब उस तरीके के लिगेंड को हम मोनोडेंटेट कहते हैं, 2 होंगी तो डाइडेंटेट, 3 होंगी ट्राइडेंटेट। उसी तरीके से ये जो EDTA आपका है ये आपका एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, यानी कि इसके पास 6 डोनर साइट्स हैं, ये 6 तरफ से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को। और जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए सब में आपका COOH ग्रुप तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर एसिड लिखा हुआ है और एक एसिड। और आप जानते हैं आपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जब भी एसिड वहाँ पे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग एसिड लास्ट में लिखते हैं और इक लगाते हैं, इक लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इक एसिड यहाँ पर आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे मीन्स ये COH ग्रुप तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। अब अगर आप सारे ऑप्शंस पे देखेंगे तो सब में कार्बोक्सिलिक एसिड तो दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज और का ख्याल रखिएगा कि EDTA में कोई भी डबल बॉन्ड कहीं नहीं आता है, मीन्स वहाँ पे पाई बॉन्ड वहाँ पे नहीं इन्वॉल्व होता है। पाई बॉन्डिंग EDTA में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होती है। और आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दे दिया, यानी कि यहाँ पर पाई बॉन्ड से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि ऐसा नहीं होता। तो ये तो आपका सीधा गलत हो गया। डी में अगर आप देखेंगे तो डी में ये जो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिया है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर असल में EDTA का बनता ही नहीं है। EDTA में ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनता है। आप कहीं से देखेंगे ऐसा स्ट्रक्चर तो कहीं नहीं है कि यहाँ पे CH के साथ यहाँ पे CH2COH जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे क्या होता है, इनके पास इसमें 2 नाइट्रोजन के साथ साथ 4 यहाँ पर आपके ऑक्सीजन एटम होते हैं, 4 तरफ से ऑक्सीजन एटम डोनेट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो 1, 2 और ये यहाँ पे 3 ही है, यानी कि 3 तरफ से ऑक्सीजन निकले, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए गलत है। EDTA में याद रखिएगा हमेशा आपके यहाँ पे 2 नाइट्रोजन होते हैं, 2 नाइट्रोजन, और यहाँ पर प्लस 4 ऑक्सीजन यहाँ पे आपके होते हैं, जो कि डोनेट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो यहाँ नहीं है तो ये भी गलत हो गया। अब बी में अगर देखेंगे तो बी में अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां से देखिए 1, 2, 3, 4 तरफ से आपके यहां पर डोनेट हो रहे हैं ऑक्सीजन, और बीच में 2 नाइट्रोजन भी दिए हुए हैं और कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ EDTA इन दिस केस, एज यू कैन सी। अब ये सब यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो डायरेक्टली रहता है वो डायरेक्टली कार्बोक्सिल से नहीं जुड़ सकता है, यानी कि एसीटेटो आयन इसे हम कहते हैं। अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं आता तो ये CO- लिखा जाता हर जगह, और जो भी एसीटेटो आयन होगा वो या फिर
कार्बोक्सिलिक भी इस केस में है, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन से नहीं जुड़ सकता है। वहां पे एक कार्बन पहले जुड़ना चाहिए, उस कार्बन से ही वो फर्दर एसिटेट आयन या एसिटिक एसिड जुड़ेगा, डायरेक्टली नाइट्रोजन से नहीं जुड़ सकता है। इसीलिए सी जो है वो आपका यहाँ पे गलत है और ए सी डी गलत, बी सही, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि हमें बताना है व्हाट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम एंड निकल इन रिस्पेक्टिवली। ये आपका एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और ये भी आपका एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है आर रिस्पेक्टिवली। यानी कि इन दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हमें बताना है कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो बात आ गई अब कोऑर्डिनेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर तो मैंने आपको बता दिया, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। असल में जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इन कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में, इनकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसी को हम बेसिकली यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता कैसे, कैसे निकलता है कोऑर्डिनेशन नंबर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का मेथड ये होता है कि ये जो आपकी कोऑर्डिनेशन की एंटिटी लिखी हुई रहती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें ये जो आपका मेटल है यहाँ पर जैसे कि प्लैटिनम, इससे डायरेक्टली कितने डोनर एटम लिगेंड के जुड़े हुए हैं। अब लिगेंड क्या होते हैं मैंने अभी आपको बताया है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करें। तो आपका ये जो होता है ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और इसके साथ ये लगा हुआ लिगेंड है, ठीक है। तो ये जो रहेगा कितने पेयर डोनेट कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने हैं, ये पीटी आपका यहाँ पर 1 है और क्लोरीन जो आपका दिया Cl- वो आपका यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो ये 6 तरफ से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। और अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसका कुछ बनता है। मैं अभी ऑक्टाहेड्रल पे उतना डीप में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। इधर भी Cl- रहेगा, इधर भी Cl- रहेगा, इधर भी Cl- रहेगा। यानी सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जितने भी डोनर एटम वहां पर रहेंगे उस पर्टिकुलर मेटल के साथ, वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। अब क्योंकि प्लैटिनम से यहाँ पे 6 क्लोरीन दिए हुए हैं तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो 6 होगा। और यहाँ पे जो निकल मेटल है इससे आपके कितने अमोनिया जुड़े हुए हैं, 4। तो यानी कि 6 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन रिस्पेक्टिवली फॉर प्लैटिनम एंड निकल। तो 6 and 4 जहां दिख रहा है लगा लीजिए, बी में दिख रहा है, बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि इन द कॉम्प्लेक्स, मतलब ये आपके सामने एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। हमें बताना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या देखने को मिलेगा हमें, Cr का। यानी कि Cr को हम लोग यहाँ पे एज x कंसिडर करके चलेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से। तो आइए आराम से एकदम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ पे x कंसिडर करेंगे। और NH3 याद रखिए, एक चीज मैं अब तक बताता हूँ कि जितने भी आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे, जितने भी आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे उनको हमेशा आप उनको 0 मान के ही चलेंगे, मीन्स उनका चार्ज हमेशा 0 ही होगा। यानी कि अगर ऐसे लिगेंड्स जो बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और वो जितने भी जैसे कि अगर आपका यहाँ पे CO है, अगर वो 3 दे दिया है तो ये जो यहाँ पे 3 CO रहेगा ये सीधा 0 से मल्टीप्लाई होकर सीधा 0 आएगा। ये एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। और जो आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं वो आपके 3 ही होते हैं, एक होता है आपका CO, एक होता है NH3 और एक होता है शायद CN होता है। तो ये तीनों आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, जो जितने भी होंगे वो हमेशा 0 ही लिख कर आएंगे। तो अब क्योंकि यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, x = 4 × 0। और क्योंकि क्लोरीन 2 है यहाँ पे 2, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका नेगेटिव चार्ज रहता है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, जितना यहाँ पे दिया रहेगा चाहे वो +1 हो चाहे +2, उसको हम लोग राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ये +1, ठीक। तो अब ये इसको सॉल्व कर लीजिए, x + 0 - 2 = +1, इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 + 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे +3। +3 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है कि इन द कॉम्प्लेक्स आयंस, मीन्स आपके सामने ये और ये दो कॉम्प्लेक्स आयंस दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। हमें बताना है कि इन दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर, द कोऑर्डिनेशन, ये आई थिंक यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन एंड कोबाल्ट इज 6y। मीन्स हमें ये बताना है कि ये जो आपके सामने कॉम्प्लेक्स आयंस लिखे हुए हैं, इन दोनों में ही, अगर चाहे आप आयरन की चेक करें चाहे कोबाल्ट की, ये दोनों ही सेंट्रल मेटल एटम है, तो इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आ रहा है वो 6 ही आ रहा है। अब ऐसा रीजन क्यों है? बहुत आसान रीजन है। ऐसा रीजन इसलिए क्योंकि ये जो आपका C2O4 दिया हुआ है प्लस ये जो आपका EN, जिसे हम इथेन डायमीन कहते हैं, ये दोनों आपके बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? ऐसे तरीके के लिगेंड्स जो एक टाइम पे जिनके पास दो डोनर साइट हो, दोनों को वो डोनेट कर सकते हैं। मींस जितने डोनर साइट्स उसके पास होंगे डोनेट करने के लिए, उतने से अगर उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उसके का ट्वाइस हो जाएगा। जैसे कि अगर ये आपका ये जो C2O4 दिया हुआ है, C2O4 माइनस, तो इसके पास दो तरीके हैं अपने लिगेंड से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए। जैसे कि ये हो जाएगा आपका COO माइनस होगा, COO माइनस, ये आपका ओपन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से भी ऑक्सीजन डोनेट हो सकता है और यहाँ से भी ऑक्सीजन डोनेट हो सकता है, तो दो तरीके से डोनेट हो सकते हैं। तो अगर ये यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है, जैसे कि C2O4 अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखा रहता है, तो दो डोनर साइड्स इसके पास है, तो अगर ये 2 लिखा हुआ है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये C2O42 माइनस जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे असल में 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर पे जब कोऑर्डिनेशन नंबर 1 कंसिडर हो रहा है तो इसके दो डोनर साइड्स हैं, तो इसका 2 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस केस में इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 2 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर ये 2 लिखा है तो मींस दो डोनर साइड्स हैं, तो ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब सिमिलरली देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है और दो डोनर साइड्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6। तो इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसमें आ जाएगा। और ये जो इथेन डायमीन है इसमें भी सेम वही चीज होता है, इसमें भी सेम फंडा होता है, इसमें भी दोनों तरीके से आप डोनेट कर सकते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो ये जो आपका यहाँ पे भी 2 रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, तो इससे आपको 6 मिल जाएगा। तो यही यहाँ पे इसके थ्रू आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखने को मिल रहा है। और जो रीजन है वही कि ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है, वही ऑप्शन में देख लीजिए जहाँ आपको दिख रहा है वो सही होगा। ए में देखेंगे तो बिकॉज C2O42 माइनस एंड इथेन 1,2 डायमीन आर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास दो डोनर साइट होते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। एक ही करेगा, दोनों साथ में नहीं करेंगे, उन्हें हम एम्बिडेंटेड कहते हैं। तो ये तो आपको गलत हो गया। बी में देखेंगे बिकॉज C2O42 माइनस एंड इथेन 1,2 डायमीन आर बाइडेंटेड लिगेंड्स, तो बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बी सही हो जाएगा तो आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमारे सामने यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्सेस लिखे हुए हैं, हमें बताना है कि ये किस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो क्या वो दोनों होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हैं, या वो दोनों हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हैं, या पहला वाला आपका होमोलेप्टिक है, दूसरा वाला हेट्रोलेप्टिक, और पहला वाला हेट्रोलेप्टिक और दूसरा वाला होमोलेप्टिक। तो एक चीज याद रखिए कि जब भी एक तरीके का लिगेंड किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अगर इन्वॉल्व है, सिर्फ एक तरीके का, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इन्वॉल्व, यानी कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जब भी आपका एक तरीके का लिगेंड वहां पे इन्वॉल्व होगा तो उसे हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यही सेम चीज अगर एक से ज्यादा लिगेंड अगर होंगे तो उन्हें हम बेसिकली क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्या? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो एक लिगेंड होगा एक तरीके का तो होमोलेप्टिक, एक से ज्यादा तरीके का तो हेट्रोलेप्टिक। अब ऑप्शंस में देख लीजिए, अगर आप इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक तरीके का ऐसा लिगेंड दिया हुआ है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो पहला वाला तो आपका इस हिसाब से
होमोलिप्टिक हो गया। तो दोनों के दोनों होमोलिप्टिक, दोनों के दोनों हेप्टोलिप्टिक तो नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है, यहां पे आप देखेंगे एक ये लिगेंड है और एक ये भी लिगेंड है, जो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हेट्रोलिप्टिक हो जाएगा। यानी कि पहला वाला आपका होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा, दूसरा वाला आपका हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो आई थिंक आपको सी में दिख रहा होगा, सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अगले लेक्चर में, जहां पे हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस देखने की पूरी ट्राई करेंगे, और जितने भी हो सकेंगे मैं बढ़िया से बढ़िया एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराऊंगा। और मैं सेम उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप भी अपने से उतना करते होंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अब इस वीडियो को हम एंड करते हैं। जाने से पहले मैं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट किया करिए आप यार, आप लोग कमेंट करेंगे नहीं तो आप कैसे हम लोग को पता चलेगा कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। और वीडियो को शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा इसी चैप्टर के ऊपर एक और पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड